ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੱलबात शुरू करने लगे। चलो पहले तो आप आए, आपका स्वागत है गुनियाना मंडी में। और ये इनका मैं आभारी हूँ, मक्खन सिंह जी का, इनके परिवार का, और गुरचरण सिंह जी का, राम कुमार जी का, जिनकी बदौलत जी बिल्कुल है ना, ये खेल परिवार कह सकते हैं। खेल परिवार, हाँ जी, और जिनकी बदौलत मुझे भी आपके दर्शन हुए। तो सर मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप एक बार जी बताएं कि आपका जो हॉकी का जो गेम थी, कैसे आपने शुरू की और किस तरीके से ये चला सर। पहले तो मैं गुनियाना मंडी के क्षेत्र में, शहर नगर में टूर्नामेंट जो मैंने साइट चल रहा है उसके लिए मुझे इनवाइट किया था गुरशन साहब ने, हमारे राम रतन साहब ने, और इस परिवार ने, जी खेल परिवार है जी। और मेरे साथ मेरे झांसी के हमारे एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हॉकी के थे, उनके सुपुत्र, उनके बेटे अफाक साहब भी आए हैं। इनकी दिली मंशा थी कि पंजाब में आकर वो ये महसूस करें कि पंजाब के खेल और हॉकी और लोग और कल्चर और संस्कृति क्या है। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस 2-3 घंटे के अंदर ही इस बात का इल्म हो गया होगा कि पंजाब है क्या। तो पंजाब एक ऐसा शहर है, पंजाब एक ऐसी हवा है, पंजाब एक ऐसा फिजा में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा राज है। और मुझे खुशी होती कि यहाँ पर पंजाब रेजिमेंट में मेरे फादर आर्मी में रहे, ओके, मेजर ध्यानचंद, ओके, और उनकी तस्वीर जो हमारे घर पे लगी हुई है बहुत बड़ी सी, तो उनके क्रेस्ट पे आज भी पंजाब ही लिखा हुआ है। ओके। तो ये पंजाब से ताल्लुक, और पंजाब से उस टाइम पूरा पाकिस्तान जब ध्यानचंद खेला करते थे, और 36 के बाद, 36 से पहले तो अलग कहानी है क्योंकि हम गुलाम थे, भारत देश गुलाम था हमारा। और अगर मैं ये कहूँ कि भारत को आज़ादी का एहसास कराने वाली एक ऐसा खेल जो ध्यानचंद ने उसको उपजाया, उसको आगे बढ़ाया, वो 1928 से 1928 के ओलंपिक से 1932 1936, ना कोई सुविधा, ना कोई संस्कृति, अपनी कोई मिनिस्ट्री, ना कोई स्पॉन्सरशिप। जिसने खेलना है अपने बलबूते पे खिलाड़ी खेलते थे और उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। तो इस तरह से उस दौर में ध्यान सिंह ने जो बाद में ध्यानचंद बने हैं, तो ये सिंह और चंद का मेल जो हुआ है, इसने जादूगरी पैदा करी, जिससे उनका नाम हॉकी जादूगर भी कहा गया। और वो सिर्फ एक खेल था जिसका प्रणेता, जिसको उपजाने वाले, आगे बढ़ाने वाले ध्यानचंद जैसी शख्सियत और उनकी वो टीम जो 1928 में खेलने गई एम्स्टर्डम के अंदर, और फाइनल मैच में पहली बार भारत ने 3 गोल से जब हॉलैंड को पराजित किया, तो पूरे विश्व के अंदर तहलका मच गया कि गुलाम कंट्री जो अंग्रेजों के अधीन है, वो कैसे जीत सकता ओलंपिक। इस ताजुब की बात थी। पूरी दुनिया छोटी थी, पूरे हमारे भारत देश भी छोटा था, हमारी वो उतनी चीजें नहीं थी इस देश के अंदर जो आज हम सब देख रहे हैं। एक छोटी सी जिंदगी आदमी गुजारता था, लेकिन उस छोटी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तहलका जो ध्यानचंद की हॉकी ने पूरे विश्व के अंदर मचाया, जिसके बारे में चर्चाएं मैं कहूँ छोटे में कहना चाहूँगा कि जिनकी हॉकी को तोड़ कर देखा गया, इसकी हॉकी में जादू है, इनकी हॉकी को बदल कर देखो, इसके अंदर जादू है। तो इस तरह की चीज़ें एक खिलाड़ी के साथ जो हुई हैं, वो सिर्फ ध्यानचंद था, और जिसने पूरे विश्व के अंदर 1928 से, और पहली बार 1928 के ओलंपिक में जो अपनी किताब में उन्होंने लिखा है द गोल में, कि हम जब पहला मैच खेले हैं हॉलैंड के अंदर भारत की टीम, तो उस टाइम हॉकी कोई इतने प्रचलन में नहीं थी, इतना उसका कोई जिक्र नहीं होता था। एक छोटा सा एक खेल था जो हिट मारो भागो। लेकिन भारत ने जिस वक्त खेलना शुरू किया, और वो जो डब्ल्यू फॉर्मेशन जो हमारी बाद में भी चली है, और जिसको गुरशरण साहब जानते भी है डब्ल्यू फॉर्मेशन क्या होती है भारतीय हॉकी की, तो उस फॉर्मेशन को लाने वाली वो टीम थी 1928 की, जिसने विश्व में तहलका मचा दिया।
और वो पहले मैच में जो 250 की कैपेसिटी थी, खाली देखने वाले आए थे, स्पेक्टेटर्स थे, उसमें टीम के खिलाड़ी भी होंगे, कुल मिला के 250 के दर्शकगण मात्र थे। और वही मैच जब फाइनल खेला जाता है, उसके अंदर 25,000 आदमी पहुंचता है। वो हॉकी का जो एक उरोस था, जिसमें ध्यानचंद ने, उनकी टीम ने जो 5 फॉर्मेशन से खेलकर उस ओलंपिक के अंदर तहलका मचा दिया थ्रू पेपर्स, न्यूज़पेपर और जो भी मीडिया का उस वक्त साधन थे उसके थ्रू, तो ओलंपिक के अंदर भारत ने पहले बार मैच जीता है। जिस टीम को गेटवे ऑफ इंडिया से सिर्फ 3 लोग छोड़ने गए थे, सी ऑफ करने गए थे जिस भारतीय टीम को, क्योंकि पहले पानी के जहाज से जाती थी। और मैं एक बात और बड़ी बताना चाहूंगा, और मुझे बतानी भी चाहिए इस बात को, जिस पर हमको गुरूर और गर्व होना चाहिए, कि हम भारतीयों ने और हमारी इस भारत की टीम ने जब 3 खाली हमारे टीम को छोड़ने के लिए लोग पहुंचे थे, क्योंकि इतना पॉपुलर गेम नहीं था, और वो टीम पहुंचती इंग्लैंड पहुंचती है, जो हमारे मास्टर्स का देश रहा है अंग्रेजों का। वहां पर उस इंग्लैंड के क्लबों का एक टूर्नामेंट हो रहा था, बल्कि जब ये पहुंचे तो एक टूर्नामेंट हो रहा था जिसका नाम फॉक्सट्रोन करके नाम है। आज भी शायद खेला जाता होगा, लेकिन उस टाइम में वो फॉक्सट्रोन का टूर्नामेंट चल रहा था। उस टीम जिसमें डिफरेंट क्लब खेल रहे थे इंग्लैंड के, उसके बेस के आधार के ऊपर उनकी इंग्लैंड की टीम का चयन होना था, सिलेक्शन होना था, जिसने एम्स्टर्डम के ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना था। ओके। लेकिन जब भारत की टीम ऐसी मैच खेलने पहुंच गई वहां पर, और वो क्लबों से मैच खेली है जिसमें उनके खिलाड़ी खेल रहे थे अगेंस्ट में, और भारत की टीम ने किसी पे 8 गोल, किसी पे 12 गोल, किसी पे 16 गोल, उन्होंने अपनी टीम विड्रॉ कर दी इंग्लैंड ने। उसके पहले 1916 में ओलंपिक चैंपियन इंग्लैंड ही थी। लेकिन भारत ने उनके उस सपने को गुलाम होते हुए उनकी टीम को वहां जाने से रोक दिया। उन्होंने सोचा कि अगर भारत के साथ मैच होगा और हमको ये गुलाम कंट्री हरा देगा तो हमारी क्या इज्जत बचेगी। तो ये एक सबसे बढ़कर पॉइंट जो निकलता है कि भारत ने उस इंग्लैंड की टीम को, जो इसके पहले के ओलंपिक की चैंपियन थी, उसको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया। डर के मारे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये उपलब्धि और सबसे बड़ा हमारे लिए एक पॉइंट रहा है भारतीय हॉकी टीम का, जो 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने दिया। बहुत खूब। अगर आप बात करें अगर सर आपकी, तो आपको कहाँ से लगा हॉकी के प्रति प्यार, और कैसे कैसे आगे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते गए, और आज जो अर्जुन अवार्डी और इतने इंटरनेशनल खिलाड़ी बने, तो थोड़ा सा उसके बारे में जी जरूर, बिल्कुल। क्योंकि बच्चों का टूर्नामेंट हो रहा है, हमारे यहाँ के बच्चे खेल रहे हैं, और उनके अंदर में बहुत खेल भावना और खेल के प्रति उनका लगाव, आगे बढ़ने की उनकी ख्वाहिश हर बच्चे की होती कि वो आगे बढ़े। तो उसके लिए कुछ बातें ज़रूर होती हैं जो हम कह सकते हैं, उनको एक टिप्स के रूप में, एक लेक्चर के रूप में, एक कोच के शब्दों के रूप में हम बच्चों के दिलो दिमाग में बैठा सकें और ढाल सकें। तो वो कोशिश हमको करते रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब मेरा थोड़ा सेंस, कहते हैं ना, 4-5 साल के बाद जो थोड़ा सेंस आना शुरू हुआ कि दुनिया क्या है, हॉकी क्या है, खेल क्या है, तो उसमें मुझे लगा कि हमारे चारों तरफ, मेरठ में मेरी पैदाइश हुई थी, पंजाब रेजिमेंट वहीं थी उस टाइम, 3rd पंजाब थी शायद, 2nd पंजाब या 3rd पंजाब थी। तो वहाँ पर ही मेरी पैदाइश हुई मेरठ में। और मेरठ में जब थोड़ा सेंस हुआ, ज्ञान हुआ, तो देखा तो चारों तरफ हॉकी, घर के अंदर हॉकी का जिक्र, आने वाले जो लोग आ रहे हैं वो मेरे पिता से बात कर रहे हैं हॉकी के बारे में कि ओलंपिक में क्या हुआ, तो वो कानों में जाना। तो कहते हैं ना कि जो एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का जो असर आता है बच्चे के ऊपर, तो वो असर मेरे ऊपर तो आना ही था कि हॉकी स्टिक हाथ में शुरू से आ गई, अपने ग्राउंड पे छोटी हॉकी लेके खेलना। बताने वाला कोई कोचिंग सिस्टम नहीं था किसी का, अपने आप से देखो, खेलो, सीखो। जैसे आर्मी में लिखा होता ना, ठहरो देखो जाओ, लिखा होता ना चौराहे के ऊपर, ठहरो देखो जाओ। हॉकी में भी वही अप्लाई करना चाहिए हमें। अच्छे खिलाड़ी को हम देखें। पिताजी से सीखने को मिला सिर्फ नाम उनका, उनके जो मेडल्स की फोटो लगी हुई थी हमारे पास में, दूसरे ओलंपियन के साथ में, तो वो हम जब देखते थे तो दिल में होता कि ये मेडल मुझे भी जीतना है, मुझे भी ओलंपियन बनना है।
तो ये सब चीज़ें प्रेरणा वाली होती हैं, जो हमको मजबूती से, बच्चा अगर एक बार सोच ले इस बारे में, तो मैं समझता हूँ कि उसको 3-4 साल 5 साल के अंदर सफलता मिल जाती है, लेकिन धैर्य के साथ, पैशन के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यहाँ हाँ, क्यों नहीं? जो 1975 वर्ल्ड कप का जो मैच हो रहा था, उसमें जो विनिंग गोल था वो भी आप ही का था। जी, उसके पहले मैंने 70 से हॉकी खेलना शुरू कर दिया था, 1970। उसके पहले स्कूल जब होता है एक सिलसिला, स्कूल कॉलेजेस, छोटे छोटे टूर्नामेंट, छोटे छोटे प्राइजेस हासिल करना, उन प्राइजेस को हासिल करने पर गर्व महसूस करना, फाइनल जीत गए और अच्छा खेले या किसी ने शाबाशी दी तो बड़ा अच्छा लगता था कि कोई शाबाशी दे रहा है। मुझे शाबाशी देने वालों में सबसे पहले जो इंसान मिले थे ओलंपियन, वो हमारे लेट श्री केडी सिंह बाबू साहब थे, जो लखनऊ के रहने वाले थे, 1952 की टीम के कैप्टन रहे, और जिनके बारे में ये कहते हैं वो वर्सेटाइल प्लेयर थे, जो चाहे क्रिकेट भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, टेनिस भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, और हर तरह से कंप्लीट जिसको कहते हैं ना शख्सियत, तो वो हमारे आदर्श रहे हैं। तो उनके साथ हमको कोचिंग का भी अवसर मिला 1972 के ओलंपिक में, अंदर वो हमारे कोच थे। तो मैं ये कहूँ कि 1970 में जब मैं जीता हूँ एशियाड का सिल्वर मेडल, तो वैसे तो मुझे खुशी हुई कि मैं सिल्वर मेडल जीत लिया। 71 में मैंने ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड कप का पहला जीता। दुख हुआ क्योंकि उस ओलंपिक मेडल में हमारे सरदार बलबीर सिंह, जो आज दुनिया में नहीं, जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए थे, उनका उस थर्ड मेडल को जीतने पर उनके कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ एक खिलाड़ी और बैठा, मुझे आज तक याद है 71 की वो शाम और उनका कमरा, कि वो कितना विलाप किया था, उन्होंने रोए थे इस बात के लिए कि हम खाली ये ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए। अब सोचिए आप, आज के ब्रॉन्ज मेडल में और हमारे उस वक्त के ब्रॉन्ज मेडल में, सेंटिमेंटल ले लीजिए आप या वैल्यू के हिसाब से ले लीजिए, लेकिन हमारे लिए वो बहुत कीमती होता था गोल्ड मेडल, हमारे परंपरागत एक हमारी टीमों का बेस था, जिसको 8 गोल्ड, उस टाइम तक 7 हम ओलंपिक के मेडल जीत चुके थे, 8वां हमने 80 में जीता है। तो सर अब मैं 72 में ओलंपिक में खेलने गया तो मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। अब आज का ब्रॉन्ज मेडल और मेरे टाइम का ब्रॉन्ज मेडल, हमको जब ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए तो दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने कोई नहीं आया था, नॉट ए सिंगल पर्सन। गोल्ड चाहिए था हमें, हमारे से पहले 7 गोल्ड मेडल आ चुके थे, और भारत ये अपेक्षा करता था कि हमारी जो टीम जाएगी वो गोल्ड मेडल लेकर आए। तो देखिए एक्सपेक्टेशंस, और कहते हैं ना कि इस काबिल भी तो होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं मुझे जीत कर आना, तो मुझे उसके काबिल भी तो बनना है। उसके अगर मैं गोल्ड मेडल जीतूँ तो मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो ये हुआ। तो अब 73, 74, 75 की बात जो आप कर रहे हो गुलशन साहब, तो मेरे दिल में, अच्छा मैं घर में आऊँ तो दिल करेंगे मैं दिखाऊं पिता को और चाचा जी को, कैप्टन रूप सिंह, मेरे घर में 2 ओलंपियन जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। मेरे घर में वो ऐसी तस्वीरें जो जिनका अद्वितीय, जिनका कोई मोल ही ना हो, जो खिलाड़ियों के साथ, दुनिया के लोगों के साथ, दुनिया के जाने किसके के साथ उनकी फोटोएं थी। लेकिन जब मैं घर में जाऊं और मुझे बड़ा ये लगे कि मैं मेडल कैसे दिखाऊं बाबूजी को, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, तो कोने में कहीं रख दिया या उधर रख दिया, दिखाई नहीं उनको। दिल में एक आसक्ति है, कब वो मौका मिलेगा जब अपने पिता को मैं गोल्ड मेडल दिखाऊं, ये था मेरे अंदर। तो कोशिश जारी। इस दौरान मेरे को 1974 में एक बदलाव मेरे अंदर आया कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा था, एशियाड खेल के आया था मैं तेहरान का। मेरे अंदर एक बदलाव आया कि मुझे एक ऑफर मिला इटली के प्रोफेशनल क्लब खेलने के लिए, और मैंने हामी भर दी कि हाँ भाई मैं उस क्लब के लिए खेलूंगा तो मुझे भारत से अच्छा पैसा वहाँ मिलेगा। जो भारत में मेरी तनख्वाह उस वक्त मिल रही थी करीब 400 रुपए, तो वहाँ पर जाकर 4000 रुपए महीने के और फैसिलिटीज ये वो करके मुझे अच्छा खासा एक वो पैकेज दे रहे थे वो, और मैंने हामी भर दी लालच में आके। अब खुशी खुशी में मैंने एक लेटर केडी सिंह बाबू साहब, जो कोच हमारे, जिनकी जिक्र मैंने आपको किया, वो मेरे क्लोज भी थे और बड़े मेरे गुरु भी थे। तो मैंने उनको एक लेटर लिख दिया कि बाबू साहब मुझे ये नेपोली क्लब से एक ऑफर मिला है कि अब मैं खेलूं तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, फैसिलिटी, और मैं वीज़ा का इंतज़ार कर रहा हूँ और वो आ जाएगा तो मैं चला जाऊँगा।
एक हफ्ते बाद उनका लेटर मुझे मिलता है, इनलाइन लेटर जो पहले चला करते थे 25 पैसे वाले, और उसमें पहली लाइन लिखी हुई थी कि तुम्हारे बाप ने कभी भारत को छोड़कर दूसरे देश के लिए खेलने के लिए नहीं सोचा, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई, ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई। ये वो चीज़ें हैं जिसने मुझे मजबूर करा, और मैं अच्छा समझता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर मैं चला गया होता तो क्या ये वर्ल्ड कप का गोल मेरी हॉकी से हो पाता। नो डाउट हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हॉकी किसी की भी हो, लेकिन कम से कम एक गोल का करने का गर्व तो मुझे महसूस हुआ कि 1975 का गोल मैंने किया। अगर चला गया होता तो शायद वो सब नहीं मिलता मुझे। तो ये डेस्टिनी है, और मैंने मेहनत करी, और जब हम मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, और करीब 1 महीने के टूर के बाद मैं घर की दहलीज पे कदम रखता हूँ, चढ़ता हूँ, और जैसे ही चढ़ता हूँ तो मेरे माँ बाप सामने खड़े होते हैं। जब माँ बाप खड़े होते हैं तो डेफिनेटली मैं उनके पैर छूता हूँ और वो मेडल रखता हूँ उनके साथ। जब मेडल नीचे रखता हूँ कदमों में, तो मेरे पिता का मेरी पीठ के ऊपर स्पर्श है, खाली शब्द नहीं कि अच्छा किया ये करा, कोई शब्द नहीं, सिर्फ उनकी उंगलियों का स्पर्श मेरी पीठ पर था, जो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल, बहुत मूल्यवान और ना भूलने वाली एक ऐसी अनुभूति जो मुझे मिली। तो ये हॉकी की देन है, उस हॉकी की देन जिसे हमने सीखा, और मैं चाहूँगा कि इस हॉकी को, जो हमारे देश के 8 गोल्ड मेडल, नहीं दुनिया का ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, दो हैट्रिक 2 बार जिस देश ने करी ओलंपिक के अंदर, वो भारत देश ही है। अब हमारे इन चीज़ों को, हमारे इन बच्चों को आगे बढ़ाना, जिसके लिए यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, आप सबने हमको बुलाया, और मैं चाहूँगा ये बच्चे आगे बढ़कर इन बातों को। एक छोटा सा और है, जब आप 1975 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, तो मैंने सुना है कि आपका जो था वहाँ पे बॉम्बे में, तो आपका कोई एग्जीबिशन मैच भी हुआ था बॉम्बे, जो फिल्म स्टार थे। देखिए उस टाइम सिर्फ हॉकी थी पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ हॉकी थी हमारे पास, जिसका जिक्र होता था, जिसके अखबारों में और टीवी का चलन प्रचलन बहुत नहीं था, दूरदर्शन का थोड़ा बहुत चलता था वो था। और आप जो मैच की बात कर रहे हैं, तो 75 मैच में इस पूरे हिंदुस्तान में सरदार जसदेव सिंह की आवाज़ ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को रेडियो पर, ट्रांजिस्टर के ऊपर सुनने को मजबूर कर दिया, और वो कमेंट्री पूरे देश के द्वारा सुनी गई। और जितने भी 60-70 के लोग आज हैं भारत के अंदर वर्ष के, उन्होंने वो कमेंट्री सुनी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉकी कितनी फेमस होगी। और उन्होंने सुनी, और जब भी वो जिक्र आता है 1975 वर्ल्ड कप का, शिव कुमार और ध्यानचंद का और जसदेव सिंह का, अरे साहब जसदेव सिंह साहब की क्या कमेंट्री थी, भारत उस मैच को तो उन्होंने जीवित कर दिया जैसे। और डेफिनेटली वो गोल और वो जीत भारत के लिए बहुत ही अहम, जरूरी, और मैं समझता हूँ पूरे भारत के लिए एक गर्व करने वाली बात बनी है, जिसका जिक्र हम गाय बगाई करते हैं। और वो वाकई में वर्ल्ड कप 50 साल पहले खेला गया। सब एक छोटा सा और है जी, कि जो आपके साथ जो फिल्म स्टार का मैच हुआ था हमारा, हाँ, उसमें से कौन कौन एक्टर थे। और जो मैं एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आपने जो लंबे बाल रखे हुए थे, वो अमिताभ बच्चन को देकर रखे थे या अमिताभ बच्चन ने आपको देकर रखे थे? नहीं, सब देखिए, हर कोई अपने अपने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जवाब तो आपको बेहतरीन से देना पड़ेगा सर। देखिए खिलाड़ी, मैं एक लाइन दोहरा दूं, मैं वो पर्दे पर जरूर अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, जितने भी एक्टर हैं उनका तो एक कहते हैं ना काम भी ऐसा है। और यही बात मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको, कि मेरी मुलाकात 1977 या 78 में लखनऊ दिल्ली फ्लाइट के ऊपर अमिताभ बच्चन साहब के साथ हुई थी, जब जंजीर पिक्चर की उनकी हिट पिक्चर आ गई थी, और हम सब लोग उनके पीछे ऑटोग्राफ लेने के लिए जहाज के अंदर इन द एयर हम गए, हम लोग गए, तो वो तो खिलाड़ी लोग अलग से नजर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप लोग तो प्लेयर लग रहे हैं, कौन सी टीम के हैं, ये उनके लफ्ज हैं। तो हम लोगों ने कहा हम लोग इंडियन एयरलाइंस के। इंडियन एयरलाइंस हमारी टीम बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। गोविंदा इनामुर रहमान साहब मेरे आइडियल खिलाड़ी जो इनामुर रहमान साहब रहे हैं, जिनको देखकर मैंने हॉकी सीखी। मैं खुद, असलम शेर खान, सुरजीत सिंह, ये सब हमारे एयरलाइंस में खेल रहे थे। तो ये एयरलाइंस की टीम है, इसके अंदर तो इनामुर रहमान भी है, अशोक कुमार भी, गोविंदा भी है, अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। तो हमने कहा हाँ। कहते भाई असली कलाकार तो आप लोग हैं,
हम तो नकली है, जो डायरेक्शन के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर हम काम करते हैं। हमको जो बोलता हम कर लेते हैं, ये हमारा आर्ट जरूर है, लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं करते, अपने आप से करने वाले लोग आप हैं। तो ये देखिए इतने बड़े आदमी की, इंसान की, जो आज हमारे हमें गर्व है इस बात का कि अमिताभ बच्चन साहब इस देश के एक शख्सियत के रूप में हाजिर हैं और अपना रंग रूप और सब कुछ आवाज बिखेर रहे हैं। लेकिन उनकी सोच महान है, क्योंकि उनके पिता उनसे भी महान थे। हाँ, जैसे आपने कहा कि उनके पिता उनसे महान थे, तो मेरे ध्यान में सर एक अंतिम सवाल है, आपका भी समय ज्यादा ना लूं। जैसे आपके पिता को भी कहा जाके हॉकी का जादूगर कहा जाता है ना, तो अब आपके मन में क्या है कि आप अपने लिए क्या छोड़ना चाहते हो, जो आपको किस नाम से पुकारा जाए? क्या मैं ऐसा तो कुछ अलग कहते सा? हैं ना, हम तो उन दो शख्सियत की शैडो के अंदर है। हमारे इतने गोल्ड मेडलिस्ट लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए 4-4 गोल्ड मेडल, 3-3 गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीतने वाले दो ही शख्सियत हैं। एक पंजाब की है जिनका नाम सरदार उधम सिंह, लेट सरदार उधम सिंह था, और एक शख्सियत थी लेस्ली क्लाउडिया साहब जिन्होंने 4 मेडल जीते हैं। लेकिन हमें दुख और तकलीफ इस बात की होती कि उनको इस देश ने, एक को तो सिर्फ एक पद्मश्री दिया गया, दूसरे को एक अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो ये चीज़ों का जो एक डिस्पैरिटी हुई है, अलग अलग करा गया है। क्यों नहीं हमने उन खिलाड़ियों को वो तवज्जो, वो इज्जत, वो सम्मान हमने दिया जो उसके हकदार थे? और क्यों ना होते, 4 ओलंपिक के मेडल मायने रखता है। उन लोगों को हमने क्या दिया है? आज हम सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी 40 साल के बाद। हमने बैक टू बैक हमारी भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीते हैं ना अभी पिछले ओलंपिक में, और सारे देश ने खुशी मनाई इस बात के लिए कि 40-41 साल के बाद हमने मेडल जीते हैं। तो ये इतना लंबा गैप हमारा क्यों बढ़ गया है? और आज भी वर्ल्ड कप के लिए हम तरस रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड कप के अंदर भारत की टीम ने 71, 72, 71, 73 और 75 के बाद हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो हमारी ये कोशिश है, हमारी वो कोशिश है, ये खिलाड़ी जो है वो आगे करते रहे और वर्ल्ड कप के सर लिए काम एक करें। छोटा सा एक क्वेश्चन और है, जो आपके साथ फिल्मी स्टार जो मैच खेला है उनमें देखिए, से कौन कौन कराने एक्टर और उस कौन मैच कौन को एक्ट्रेस? कराने में उस वक्त के जो सबसे ग्रेट क्या शो मेकर, शोमैन, एक ही नाम हम शायद ले सकते हैं, राज कपूर साहब का। ओके। राज कपूर साहब ने उस मैच को अरेंज किया था बॉम्बे के अंदर, जिसके अंदर विनोद खन्ना और इनके दोनों तीनों बेटे, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन कुछ ज्यादा लंबे थे तो वो नहीं आ पाए दारा सिंह साहब थे उसमें। अच्छा। हमारे जितेंद्र उसके अंदर थे, विनोद मेहरा, उसके जितने भी उस वक्त के, और एक्ट्रेस में जीनत अमान है, राखी, रेखा थी हमारी, और जितने भी हीरोइन उस वक्त थी, वहीदा जी नहीं थी इसमें, वो नहीं थी, लेकिन ये जीनत अमान, रेखा जी और है प्रवीण, हाँ, ये सब पूरी टीम उनकी थी, और हम वहाँ मैच खेले उनके साथ। और उसके पहले एक जीप के साथ उस टीम का हमारा एक राउंड लगा था, उस ग्राउंड का, उसे अंदर। तो उसके बाद राज कपूर साहब ने एक स्पेशल पार्टी पूना में दी थी हमको, जो उनका फार्म हाउस जहाँ बॉबी फिल्म की शूटिंग हुई थी। और सबसे बढ़कर जो मुझे याद आता, और मुझे इस बात का बयान भी करना चाहिए कि जिस वक्त मेरे चाचा कैप्टन रूप सिंह उस फार्म हाउस में गए पूना के अंदर, तो राज कपूर साहब ने उनके पैर छुए। अब मुझे ये कि इतना बड़ा ग्रेट शोमैन, और वो एक छोटे से खिलाड़ी जो ज्यादा भारत में क्या पॉपुलरिटी थी उनकी, कौन जानता था? किराए के मकान में रहने वाले कैप्टन रूप सिंह मध्य प्रदेश के जन्म में हुए, लेकिन राज कपूर साहब ने उनके पैर छुए। तो बाद में पूछा साहब ऐसा, कहते मेरे पिता पृथ्वीराज कपूर साहब इनके बहुत बड़े फैन थे। क्या बात। चलो, हो गया, बहुत अच्छा लगा सर। एक नहीं 10 मिनट के तो निकल गए। अब सर मुझे ये बताओ, इस परिवार के लिए 2 शब्द, क्योंकि देखो ये परिवार ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया और वेल मैनेज। बिल्कुल, मैं वाकई में तो मैं इनके लिए आप 2 शब्द जरूर, जो आपका दिल करे। सब तो पहला तो मैं अशोक जी आंदा जी आए करदा, वेलकम कहना, पर असी इन्हां वर्गी हाकी तो नहीं खेडी, ना खेड सकते सी, बट सानू मैनू इन्हां नू सुन के मैनू पुरानियां यादां आ गईयां। अज तो 50 साल पहलां असी की सोचते हुंदे सी कि वड्डे भाई साहब भी हाकी खेडते रहे आ, असी किते भी जाना ना
ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡੀਏ, ਖੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਢੀਏ। पैसे नहीं थे। ਹਾਂ ਖੁੰਡਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਰੇ ਤੇ ਐਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਟਿਕ ਐਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਯਾਰ ਆਹ ਖੁੰਡਾ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, 10 ਪੈਸੇ ਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ ਜੀ क्या बात। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਕੂਲ ਚੋਂ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦਿੱਤੀ। ओए होए। ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਤੇ ਨੇ, कैरी कर ले हैं, मटका तोड़ता। हाँ महंगा होता था। हाँ, मटका घर में ही, मटका ये इसलिए था, झूठ नहीं, मैंने देखा इन आंखों से देखा। मटका तोड़ दिया, कभी किसी के पैर के ऊपर लगा दिया, तो साडे फादर साहब मदर साहब कह देंगे ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ, ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-10 11-11 ਵਜੇ ਤੇ कैरी करते रहंदे। तभी नाम तो स्कूप चुक लिया, स्कूप ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ कैरी ਕਹਿੰਦੇ ਆ। स्कूल गेम्स में नाम आया था खेलने के लिए। हाँ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੰਘੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਇਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। तो राम रतन जी बुलाने वाले, रतन जी ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਰਾਮ ਰਤਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਰਤਨ ਜੀ, ਫੜੋ ਮਾਈਕ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਪਊਗੀ, ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਓਕੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 27-28, ਅਤੇ ਪਰ 27-28 ਵੀ ਆ ਗਈ, 27 ਟੱਪ ਗਈ, 28 ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਫੋਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ VIP ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ 2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਚੰਦ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 72-73 ਦਾ 올림픽 ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਖੇਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਪਰਮਪਾਲ ਬਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ बैठ के फोटोਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ मंडी ਦੀ जी। एक ध्यानचंद साहब की बात सुन के जाइए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात। जब इतना जिक्र ध्यानचंद साहब का हो रहा है, तो मैं जब इंडिया खेल रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई जैसे हम खेल रहे हैं इस तरह से ध्यानचंद भी खेलते होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा हो। तो होता ना, बराबरी पे अपने खड़ा कर दिया हमने लाके, दिमागी तौर पर, कहा नहीं। तो मैं 1998 में उट्रेक्ट गया था वेटरन हॉकी खेलने के लिए, बुजुर्गों वाली, आफ्टर 35 और 40 ईयर्स की जो होती है, तो वो खेलने के लिए मैं चला गया। उसको उस टाइम मेरी उम्र आज से 1995 में तो कितनी होगी, हाँ 30 साल पहले, हाँ तो 40 साल का इतना मैं था, 40-42 साल का। तो वहाँ खेलने गया मैं, तो भारत की टीम क्योंकि अच्छा नहीं कर रही थी, पहले राउंड में निकल के आउट हो गई थी वर्ल्ड कप में से, और फाइनल मैच वहाँ का जो होना था वो हॉलैंड की टीम के खिलाफ, हॉलैंड की टीम और स्पेन की टीम के साथ मैच होना था। स्टेडियम वेन्यू हॉलैंड उट्रेक्ट, और वहाँ पर पूरा स्टेडियम करीब 60-65-70 हज़ार का जो स्टेडियम था, लबालब
भरना शुरू हुआ और भरता चला गया। मेरे साथ की 2 सीटें खाली थी, मैं बैठा हुआ था, मैच शुरू होने में कुछ वक्त बाकी था। मैंने देखा एक ओल्ड कपल जो है बड़ा स्मार्ट, सूटेड बूटेड, कैप लगाए, हेड कैप गोल्ड, और वो अच्छे सूट के अंदर चले आ रहे हैं। लेकिन उनकी टाई जो थी वो मुझे बड़ी अटपटी सी लगी, लाइट ब्लू डार्क ब्लू टाई पहने हुए थे वो, तो वो उस पर सूट नहीं कर रही थी। और मुझे लगा भी कि ये सिंथेटिक टाई नहीं है, ये कॉटन की टाई है जो हम लोग को सेरेमोनियल किट इंडिया टीम को दी जाती है, वैसी टाई है। अब वो आके देखिए उसी इतने बड़े स्टेडियम में जिसमें हजारों लोग बैठ रहे हैं, और मेरे साथ की जो 2 सीट खाली थी वो सज्जन, वो मास्टर वहीं आके बैठ गए। अब मैं बैठा हूँ, उनकी तरफ देख रहा हूँ और पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ कि मैं हाउ टू आस्क, कि मैंने फिर पूछ ही लिया, आखिर में पूछ ही लिया मैंने कि सर इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन। Yes gentlemen, what do you want to ask? I said, sir, the tie you are wearing, it looks like an Indian tie. अब मैंने इतनी लाइन कही नहीं उनसे कि इट लुक्स लाइक एन इंडियन टाई। ओह यस, दिस इज द इंडियन टाई। अब मेरा क्यूरियोसिटी और डेवलप हो गई कि यार यहाँ पर हॉलैंड के अंदर ये इंडियन टाई पहने शख्स क्यों बैठा है, हाउ कम यू आर वेयरिंग द इंडियन टाई? ना, इट्स वेरी वैल्यूबल, इट्स प्रीशियस, बहुत कीमती है मेरे लिए, बहुत मूल्यवान है। ये टाई मैंने ध्यानचंद से मांगी थी जब वो 28 में मैं खेला था। क्या बात है। 28 में 70 साल पहले मैं मैच खेला और हमारी टीम को उन्होंने 3 गोल से हराया, हॉलैंड की टीम को भारत की टीम ने। इंडिया ने डिफीटेड अस बाय 3 गोल्स एंड ध्यानचंद प्लेड हॉकी लाइक ए मैजिक हॉकी। सो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, आई वेंट टू हिम एंड आस्क्ड सर मुझे कोई चीज मोमेंटो दीजिए ताकि मैं उसको रख सकूं। सो ध्यानचंद गेव मी दिस टाई एंड आई एम वेयरिंग इट, इट्स माय प्राउड। अब सोचिए 70 साल में वो शख्स, इमेजिन करो, और मेरी सीट पे आके बैठता है। देन लास्ट में पूछता है, जेंटलमैन व्हाई यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन? आई सेड सर द पर्सन हु हैड गिवन यू द टाई ही वाज माय फादर। इससे बढ़कर क्या हो सकता है जिंदगी में, मैं नहीं समझता कुछ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, है ना।